तीन महिला वक्ताओं को बुलाना चाहूंगा, जिनमें सबसे पहले मैं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर की माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम कुमारी मैडम से आग्रह करूंगा वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम कुमारी। बहुत ही समसामयिक है, इसे वेबिनार नाम दे, सेमिनार नाम दे, कुछ भी नाम दे, एक मिलने का साधन जिसमें कि हम एक दूसरे के रूबरू हैं और जो वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न समस्या है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर कोरोना काल में जाहिर सी बात है कोरोना एक यथार्थ सत्य है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 महीने में हम लोग जान गए कि कब उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे आया, ये देसी है विदेशी है, चाइना से आया और कैसे फैला, सब हम जान गए। सर ने अभी उसे आपको स्पष्ट किया कि यह पैंडेमिक है, यानी विश्वव्यापी है। तो सर्वप्रथम हमें इसे वैश्विक स्तर पर इस महामारी को स्वीकारना है, क्योंकि स्वीकारो उक्ति के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। और यह भी तय है कि 2 खंडों में समय बट गया, एक कोरोना का पूर्वोत्तर काल और दूसरा उत्तरोत्तर काल। तो जो उत्तरोत्तर काल में कोरोना के बाद हम उम्मीद करेंगे 2 महीने 4 महीने में यह समाप्त हो, और उसके बाद हमारा क्या तरीका हो, हमारा क्या लाइफ स्टाइल हो, या कोरोना पीरियड में यह 5 महीने से चल रहा है, तकरीबन मार्च से ही चल रहा है, इस 5 महीने में किस तरह से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, भावात्मक रूप से किस तरह से परेशान हुए और कैसे इसको हमने चलाया और कैसे इसको हम आगे चलाएंगे, इस बातों पर हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। तो मैं देखती हूँ कि एक तरफ ऐसे हम लोग यहाँ सब दर्शन के आदमी हैं, तो कुछ दर्शन की जो बेसिक विधाएं हैं उस पर बहुत सारी बातें हुई है और उन बातों को मैं दोहराऊंगी नहीं। साथ ही साथ हमारे पास बड़े अच्छे वक्ता हैं, मैं उनको सुनना भी चाहूंगी, सोहन लाल जी हैं और लोग भी हैं, लेकिन फिर भी यह मेरा धर्म है कि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। तो उस स्तर पर मैं कहती हूँ कि यह जो उदारीकरण और निजीकरण ये इस बाजार में जो मनुष्यों ने तकनीकी का विस्तार किया है या साइंस की ने जो उन्नति की है, उसी का परिणाम यह वेबिनार है कि हम लोग दूर दूर में बैठे हुए भी एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। अतः इसके लिए हमें विज्ञान को धन्यवाद देना होगा और उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। हम उसे अब विज्ञान से अलग होकर हम नहीं चल पाएंगे। तो और इसी के माध्यम से ये सारी बातें हो सकती है। और ये जो कोरोना का युग आया और उसी के बीच में नई शिक्षा नीति की भी बातें हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं ने कहा, और जब हम लोग सब शिक्षक हैं तो नई शिक्षा बात तो करनी है। वैसे भी हमारे वेबिनार का सब्जेक्ट भी शिक्षा और समाज है, कोरोना काल में शिक्षा और समाज है, तो शिक्षा हमारा अहम भूमिका है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें बाद में हो, लेकिन जो उसकी बेसिक बातें हैं जिससे हमारा दर्शन प्रभावित है, वो मैं कहना चाहूंगी। 1964 में भी शिक्षा नीति आई थी और कोई भी नीति सही और गलत नहीं होती है, और इसे हम नई शिक्षा नीति न कहकर इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिया गया है, जो त्रिगुणात्मक है। एक राष्ट्रीयता है इसमें, यानी आपके नेशनल कैरेक्टर आपका होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। दूसरा शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र, और तीसरा इसमें नीति भी है। जाहिर सी बात है जब नीति की बात आएगी तो हम सभी दर्शन के लोग यहाँ हैं, उसमें नैतिकता की बातें आ ही जाएगी और नियम कानून परिनियम भी आएगा। जाहिर सी बात है नियम परिनियम तो समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदलते रहते हैं, नैतिकता भी बदलती है, नैतिकता भी बदलती है, उनके मूल्य भी बदलते हैं, समाज के मांग के अनुरूप उनके मूल्य भी बदलते हैं। तो हम लोग सब इन बातों से वाकिफ हैं कि
ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका उद्देश्य ही है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के में जो निहित दर्शन है उसको सामने लाना। जाहिर सी बात है कि हम शिक्षा में निहित दर्शन को सामने लाएंगे तो एक राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। आप लोग एक तरफ जाइए, दरवाजा बंद कीजिए। हाँ, तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा और उस राष्ट्रीय चरित्र में शिक्षा की बात है तो वो गुणवत्तापूर्ण और मूल्यपरक भी होगा। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहना हम लोग सब बोलने के लिए बोल जाते हैं, लेकिन अगर शिक्षा का सही अर्थ आप देखिएगा तो सही अर्थ ही होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बिना गुण के या बिना कौशल के, बिना गुण के और बिना कौशल के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है। और जब गुण नहीं रहेगा तो वो शिक्षा कैसी? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो हमारा अभी नया एजुकेशन पॉलिसी है जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं, उसमें उसका उद्देश्य ही है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उसमें गुणवत्ता, कौशलपूर्ण और रोजगार आने वाला नहीं, रोजगार निर्माण करने वाला। हम नए भारत के कंसेप्ट की बातें कर रहे हैं, समाज की बातें कर रहे हैं। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्ति से उठकर समग्रता तक जाने की बात है और वैश्विक स्तर की बातें हैं। हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं ने कहा कि हमारा तो ये धर्म है, युग धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का, और तकरीबन सभी दर्शन के लोगों ने इस बात को कहा। तो हम समग्रता की दृष्टि से एकात्मकता की दृष्टि, दोनों को एक करना है। एकात्मवाद से समग्रता की ओर हमको जाना है और दोनों को एक साथ मिलाना है। और उस समय हम थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं और मैं कहती हूँ मुझे अपने सनातन धर्म को युग धर्म बनाना होगा। यहाँ पर धर्म से हमारा तात्पर्य किसी धर्म रिलीजन से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का मतलब नियम से, परिनियम से है, जीवन जीने की कला से है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह सत्य है कि कोरोना है, कोरोना में हमें रहना है, रह रहे हैं, हमें भय मुक्त रहना है। और उस भय मुक्त समाज का निर्माण हम कैसे करें, कौन सी बातों को हम अपने धर्म ग्रंथों से, पौराणिक संस्कृति से, सभ्यता से निकाल कर समाज के सामने परोस दें, जिससे समाज भय मुक्त हो और इस महामारी को या इस जो अभी पैंडेमिक हमारे इर्द गिर्द फैला है उससे हम ससमय निकल जाएं। जैसा कि रमेश बाबू ने अभी बताया कि जीना ज्यादा जरूरी है, जिएंगे तो फिर नए विचारों का हम निर्माण कर लेंगे, नए कॉन्सेप्ट को हम ले आएंगे। जैसी आवश्यकता होगी उस पर हम सोचेंगे, उस पर हम दार्शनिक विचार करेंगे। आखिर दार्शनिकों का काम क्या है? दार्शनिक समाज को दिशा देते हैं, दार्शनिक समाज को दृष्टि देते हैं। दोनों काम हमारा है तो हमारी भूमिका अहम है। और मैं पहले भी 2 सेमिनार में बोल चुकी हूँ और आज भी दोबारा दोहरा रही हूँ कि हमें भी समाज के लिए कोरोना के पीरियड में ज्ञान के बागी के रूप में खड़ा होना होगा। जैसे प्रोफेसर है, डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये लोग हैं और हमारे लिए खड़ा हैं। उसी तरह से नर्सेज हैं, ये अस्पताल के और भी कर्मी हैं। उसी तरह से समाज जो भयभीत हो रहा है उन्हें शिक्षा का ज्ञान देना होगा। और हम समझते हैं कि इसमें हमारे सुमन लाल पाटेर भाई जी का भूमिका अहम होगी। मैं उनको हमेशा पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, दूसरे को भी कहूंगी कि आप लोग पढ़ो। तो कोरोना की बात है तो अभी तो लॉकडाउन का पहले टाइम था, अनलॉक की बात हो गई, वो भी 1, 2, 3, 4 सब पेज हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम भयमुक्त हो गए, हम नॉर्मल हो गए। हम नॉर्मल नहीं है, हमें इसमें जीवन जीने की कला सीखनी है और हम कैसे इसमें रहेंगे, कैसे हम इसमें सर्वाइव करेंगे, इसके बारे में विचार करना है। तो ये जो हमारा है हेल्थ, ये इसके 3 भाग मैंने देखा है। यानी जो प्रभावित व्यक्ति है, दूसरा जो इससे एक वो जो प्रभावित व्यक्ति है जिसको इन्फेक्टेड हम कहते हैं, दूसरा सस्पेक्टेड जो इससे प्रभावित हो सकता है, और तीसरा
रिप्रोडक्टिव, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ले जाता है। इसको लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग करना ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहने से समाज बटेगा और दूरियां बढ़ेगी और पुरानी बातें, पुराने जमाने की ओर हम लौट जाएंगे। इसलिए हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को हम पढ़े लिखे लोगों को हटाना चाहिए, उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग आप कहिए। तो ये जो एक तरफ कोरोना, दूसरे तरफ नई शिक्षा नीति, और इन दोनों के बीच में शिक्षक और दर्शन की अहम भूमिका है। और हमारे पूर्व के वक्ता ने दक्षता और सक्षमता दोनों की बातें कही, जो बहुत बड़ी बात है कि दक्ष भी हो और सक्षम भी हो। तो हम सक्षम कैसे होंगे, हम दक्ष कैसे होंगे? सक्षमता के लिए हमें दर्शन में कहाँ जाना होगा? तो मैं हल्का सा इशारा करती हूँ कि हमें योग दर्शन की ओर देखना होगा, क्योंकि हमारी जो योग विधा है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि योग से हम शरीर से भी मजबूत होते हैं, मन से भी मजबूत होते हैं। और योग जो है वो एक प्रक्रिया है शरीर और मन और मस्तिष्क को जोड़ने की। तो मन और मस्तिष्क जब एक लाइन में खड़ा होगा और काम करेगा तो हम सक्षम भी हो जाएंगे, जीवन जीने की कला भी सीखेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। और अगर हम जीवन जीने की कला न सीख पाए तो हमारा हश्र, जो अभी आप बार बार मीडिया और इसके माध्यम से सुन रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का, तो उस तरह का मेरा हश्र होगा। और मैं यहाँ पर एक बात और भी कहूंगी कि यह स्त्रियों के लिए, महिलाओं का पर तवज्जो दिया है मेरे सुधांशु भाई ने, और अधिकांश महिलाओं का तीज का त्योहार है, 24 घंटे का उनका फास्ट है। तो चले मैं उनको इसके लिए एक बार बधाइयां देती हूँ, उनके इस सौभाग्य के व्रत के लिए। तो महिलाओं की भूमिका इसमें और भी अहम हो गई, क्योंकि पति भी उनके घर में है, लॉकडाउन पीरियड में बच्चे भी उनके घर में हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और वह भी कम अपने घर में कैद हैं। इस परिस्थिति में एक जबरदस्त दबाव, मानसिक शारीरिक और परेशानियों से वो लोग गुजरे हैं। जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी उलझने भी बढ़ी है, तो बहुत सारा प्रेम संबंध भी बढ़ा। उलझने बढ़ी जहां लोग डिस्टर्ब होकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, यह समाज की बातें मैं कर रही हूँ। और उलझने बढ़ी और ये बढ़ी कि लोगों में जो समय नहीं मिलता था, जिनको पति यहाँ पत्नी वहां, वो लोग एक जगह रह करके बहुत सारी बातों का रास्ता भी निकला और बच्चों के साथ रहने का भी उनको मौका मिला। तो हमें इसका सामाजिक पक्ष है कि कहीं पे ये हमें आंदोलित कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, दूसरे तरफ हमें एक होने का भी अवसर दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, यह एक होने का अवसर सिर्फ पति पत्नी और बच्चे के बीच एक होने का अवसर कोई अवसर नहीं है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जॉब करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। जो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में आते थे लोग, उनको लोगों ने घरों में नहीं घुसने दिया। डोमेस्टिक हेल्पर की बात तो छोड़ दें, जो हमारे अपने सगे संबंधी भी अगर आपके घर आते हैं तो आप क्वेश्चनेबल नजर से उनको देखते हो कि कैसे आया, कहाँ से आ रहा होगा, कहीं इसको कोविड तो नहीं है, इसने क्या छुआ होगा। और आप बड़े सशक्ते हुए, मैं खुद अपनी बात कह रही हूँ कि हमारे बहुत नजदीकी परिचित आए और फिर जब वो गए तो उस कुर्सी को मैंने डिटॉल और पानी लगा के पोंछा। तो ये बातें भी हैं। दूसरे तरफ मैं जब खुद सोचती हूँ इवन अपने बच्चों के घर जाने के बारे में, तब भी मुझे डर लगता है कि मैं घर बच्चों के पास जाऊं, और अगर मैं अब जिस उम्र में हूँ हमारे बच्चे सब बाहर हैं, तो उस परिस्थिति में लगता है कि मैं रास्ते से कहीं कोविड के जर्म को लेते जाऊं और वहां चला जाए। तो एक माँ की ममता, दूसरे तरफ भय, कोरोना का भय, तो हम लोग वहां पे भी दूरी महसूस कर रहे हैं। तो सामाजिक दबाव तो है, ऊपर से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई घर में ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई भी अब आज नहीं कल भी हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे। ये वेबिनार करके, सक्सेसफुल वेबिनार करके आप 10 दिनों का वेबिनार करेंगे, ये करके आपने साबित कर दिया, या और लोग भी कर रहे हैं। हमारी एक कलीग हैं जो अभी के पद पर हैं और विमेन स्टडीज का पूरे 1 महीना 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उन्होंने वेबिनार किया और महिलाओं की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को बुला करके और उन्होंने बात करवाई। तो और बात करवाई, घंटों घंटों चली और अच्छा रहा। तो सवाल है कि वेबिनार अब हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं।
कम लागत में, कम खर्च में, विज्ञान की मदद से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, एक दूसरे का सुन रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी विधा है। लेकिन जाहिर सी बात है, सेमिनार में जब हम एक दूसरे से मिलते, हेलो हाय करते, एक दूसरे के मुस्कुराते चेहरे को देखते, एक दूसरे से इधर उधर की भी बातें करते, तो उसका कुछ दूसरा प्रभाव होता। वो एक अलग मानसिक मेंटल थेरेपी है जिसकी पूर्ति इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये है कि वो भी आएगा, समय आएगा, हम सेमिनार भी करेंगे, लेकिन वेबिनार या इस तरह का जो तकनीकी के माध्यम से मीटिंग्स है, ये अब खत्म होने वाली चीज नहीं है। लोगों ने इसके फायदे भी देख लिए कि बैठे बिठाए हम सब जोड़ लेते हैं और काम कर लेते हैं। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, जैसे उसके भावनात्मक आदान प्रदान तो नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं, और फिर जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, सबके पास कोई इस स्मार्टफोन नहीं है कि वो उस तरह से शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। ऊपर से बिहार हमारा थोड़ा और दूसरा जगह है, हालांकि हम इतने अच्छे अच्छे वेबिनार कर रही है, मैं पिछड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ ही देर में आपकी अपनी बात को खत्म करती हूँ।